नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। आज हमारा ये खास शो है एक खास मुद्दे पर। दरअसल सोने के भाव रिकॉर्ड तोड़ ऊपर चढ़ रहे हैं। ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है सोना। इस समय 80,000 के पार पहुंच चुका है। और हमारे साथ आज सोने की इस तेजी पर बात करने के लिए, सोने में अब इस तेजी के बाद आपको क्या कुछ करना चाहिए, इस मामले पर बात करने के लिए अजय केडिया जी मौजूद है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अजय जी, जो सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है उसके बाद निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। क्या सोना अभी और तेज होगा, यहां से लेकर के क्या कुछ करें, ये सब आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत यहीं से करूंगी सर कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ तेजी आ रही है सोने में, जो भाव ऊपर चढ़ता जा रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब तेजी होती है तो चिंताएं बढ़ती है। बट मुझे लगता है सोने के केस में ये चिंता दूसरी होती है कि अगर हम्म। हमने देखा होगा कि जिस ढंग से सोने ने पिछले साल इंटरनेशनल में लगभग 30% की तेजी दिखाई है, डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 21 से 22% की तेजी देखी है, तो हम्म। चिंता ये है कि काश मैं साल भर पहले सोना और ले लेता, या मैं मिस कर गया हूँ, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दी है। बिकॉज जी। देखिए, अगर पिछले एक साल की अगर बात करें तो मुख्य 5 कारण थे जिसकी वजह से सोने में तेजी आई। सबसे पहले डी डॉलराइजेशन। जिस ढंग से हम ग्लोबल इकोनॉमी में देख रहे हैं कि डॉलर के प्रति जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ इसी वजह से बढ़ रहा है। वहीं हम्म। सेंट्रल बैंक ने भी देखा कि करेंसी में जिस ढंग से गिरावट आ रही है, तो अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए सभी सेंट्रल बैंक पिछले 4 सालों से कंटिन्यू अपना रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। वहीं जी। इक्विटी मार्केट में पिछला साल थोड़ा सा हम बोल सकते हैं गोल्ड के मुकाबले कम रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया। अनसर्टेनिटी बनाए तो लोगों का रुझान ईटीएफ की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वैसे भी हम देखते हैं कि एज पर ऑस्पिशियस डे, जो शादी ब्याह में सोना की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे जैसे सोना बढ़ रहा है लोगों का चार्म सोने की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट अगर हम बात करें तो रिसेशन का फियर जरूर बन रहा है। इसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स ने जो रेट कटौती स्टार्ट की है पिछले साल के क्वार्टर 4 से, चाहे वो ईसीबी हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे फेड हो, सभी ने जो रेट कट की, इसका भी एक बेनिफिट गोल्ड को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी तेजी के कारण 2025 में भी रहेंगे, जिसके चलते जिस ढंग से हमने 2024 में रिटर्न बनते हुए देखा सोने में, वैसा ही रिटर्न हम 2025 में भी बनते हुए देख पाएंगे। जी बिल्कुल, 2025 में अभी से शुरुआत भी हो गई है वैसे ही रिटर्न्स देने की। सोने ने जैसे कहा जाता है कि स्टार्टिंग में ही साल के दिखा दिए हैं लक्षण कि वो कितना और तेज हो सकता है। पर सर, निवेशकों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि ऑल टाइम हाई पर तो पहुंच गया है सोना, तो क्या ये सही समय है हम सोने में निवेश करें अभी? क्योंकि कहा जाता है कि जब चीजें बहुत ऊंचे दाम पर मिल रही होती हैं तो लोग थोड़ा सा पीछे हटते हैं निवेश करने से। लेकिन क्या सोने में निवेश करने का ये सही समय है? बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब तक हमने देखा है कि सोने में एक बेहतरीन रिटर्न बना है, इसके लिए लोगों का रुझान सोने की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सोने की पेक्युलरिटी ये है, जब जब सोने में गिरावट आती है लोग और लेने के लिए दौड़ते हैं। और अब मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल है वो सोने के लिए काफी स्ट्रांग है। और एक चीज नहीं देखी गई है अभय जी, के जहाँ पे पहले अब तक सोने को फिजिकल फॉर्म में लिया जाता था, कंजम्पशन के तौर पे देखा जाता था, अब फाइनेंशियल प्लेयर भी देख रहे हैं कि इसमें रिटर्न भी बन सकता है। इसकी वजह से 2022 से इंडिया में जब से ईटीएफ आए हैं, तब से फंडा में जो फाइनेंशियल प्लेयर है, ये भी गोल्ड जरूर है। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से जो उतार चढ़ाव जरूर रखेगा 2025 में, बट कुल मिला के मुझे लगता है अभी भी सही समय है सोने में निवेश करने का। निवेश का सही समय है। और सर, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या जो निवेश करना भी चाहते हैं उनके लिए भी ये सवाल, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड के प्राइसेस को देखते हुए? देखिए, सोना एक ऐसी चीज है, कोई भी समय में आप बाय कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी सिंपल नहीं है कि हमें बाय करना है, लेकिन हाँ ये जरूर है, पहले आपको केवाईसी खुद की करनी पड़ेगी कि जी। आप सोना किस कारण से ले रहे, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो डेफिनेटली आपको सोना
कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, जहाँ पे आप ज्वेलरी के फॉर्म में, बार के फॉर्म में, कॉइन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जी जब आप देखते हैं कि मुझे निवेश के तौर पे लेना है, तो आज विकल्प खुल चुके हैं, जहाँ पे आप ईटीएफ में या गोल्ड बॉन्ड में या गोल्ड फ्यूचर में निवेश कर सकते हैं, और एक सर्टन अवधि के रिटर्न बनता है तो आप बुक भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि विकल्प काफी खुल चुके हैं पिछले सालों के मुकाबले। जिन्हें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है वो ईटीएफ में जाइए, गोल्ड बॉन्ड में जाइए, गोल्ड फ्यूचर्स में जाइए। लेकिन जिसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं, लेकिन कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो ज्वेलरी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। जी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वेलरी रहेगी। सर आपने ईटीएफ का जिक्र कर दिया है, इसलिए ये सवाल भी बनता है कि जो गोल्ड ईटीएफ है उसकी तरफ काफ़ी रुझान बढ़ा है। सर कितना सिक्योर है गोल्ड ईटीएफ? क्या निवेशकों को इस ओर और देखना चाहिए? बीते कुछ समय में रुझान हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और क्या गोल्ड ईटीएफ के अलावा और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि आप डिस्कस कर रहे थे, अगर आप उसके बारे में डिटेल में बता सके कि गोल्ड को लेकर के निवेश कैसे कर सकते हैं? और बिल्कुल, देखिए मैं बहुत बार कहता भी हूँ मेरी सेक्शन में कि इंडिया गोल्ड बाय नहीं करती है, इंडिया गोल्ड कंज्यूम करती है। आज अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार बात करें, तो करीबन 28,000 से 29,000 टन घरों में हमारे सोना पड़ा हुआ है। मंदिरों में करीबन 3,500-4,000 टन सोना पड़ा हुआ है। तो जो भी सोना हम खरीदते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन पिछले 5-10 सालों में एक रुझान चेंज हुआ है, जहाँ पे लोग निवेश के तौर पे भी सोने और चांदी को देख रहे हैं। इसी को देखते हुए रेगुलेटर ने, सरकार ने नए विकल्प निकाले, जहाँ पे सबसे पहले है गोल्ड सोवनियर बॉन्ड। तो हमने देखा है पिछले 10 सालों में इसमें भी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी हुए और रिटर्न भी अच्छे बने। फिर है गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, फ्यूचर्स अवेलेबल है। तो ये सब निवेश के कई ऑप्शन है। मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो गोल्ड ईटीएफ है, और बहुत ही सिक्योर्ड है, बिकॉज एक मैकेनिज्म इसको गाइड करता है। और वो जैसे हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक एएमसी होती है जो इस फंड को वॉच करती है, वैसे ही अगर हम ईटीएफ की बात करते हैं तो इट इज एज गुड एज जो आप फिजिकल बाय कर रहे हैं बट डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल रेगुलेटर सभी तरीके से चौकन्ने हैं, और कोशिश यही रहती है कि एक्सपीरियंस सभी का अच्छा रहे। तो आई थिंक ईटीएफ काफी सिक्योर्ड है, रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, इसी में आपको निवेश करना चाहिए। ना कि आजकल हम देखते हैं काफी ज्वेलर्स अपने खुद के पर्सनल कुछ स्कीम्स चलाते हैं, बट आई थिंक रेगुलेटेड प्रोडक्ट में आपको जाना चाहिए, जहाँ पे ईटीएफ म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है और रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, वहां पे आपको एक बेहतरीन निवेश का ऑप्शन बनता है। जी सर अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा सवाल भी है जो पूछना बनता है, और वो ये है कि हमने सोने को फिलहाल इस समय पर ऑल टाइम हाई पर देख लिया, लेकिन बड़ा सवाल जो पिछले कुछ समय से आ रहा था वो आज भी यहाँ पर कायम है, 1 लाख कब पहुंचेगा सोना? देखिए, मुझे लगता है कि सोना स्लो एंड स्टडीली डबल डिजिट रिटर्न देना स्टार्ट कर चुका है। देखिए, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, तो ये सारे फैक्टर्स ही सोने को सपोर्ट करे और डबल डिजिट रिटर्न दे रहे। देखिए, लाख भी सोना जरूर होगा। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि 2005 में सोना करीबन 5200 रुपया हुआ करता था, एंड जैसे जैसे चीजें इंप्रूव हो रही थी तो आज हम 80,000 पे पहुंच चुके हैं। तो डेफिनेटली 1 लाख का लेवल भी मुझे लगता है कि 2 साल तो मिनिमम लगने चाहिए। 2025 की अगर बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी 15 से 16% का गेन ये साल भी दिखा सकता है। लेकिन लाख के लिए मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 साल की अवधि लगेगी। धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जैसे से इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा निवेश आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि लाख आने में थोड़ा समय जरूर मिलेगा, और लेकिन डबल डिजिट रिटर्न सोने में कंटिन्यू बनते हुए दिखेंगे। जी सर यहीं से एक सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी चांदी से रिलेटेड भी, क्या चांदी भी एक नए एसेट क्लास के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सवाल ये भी कि अब सोने की तरफ देखें या फिर चांदी की तरफ देखना शुरू कर देना चाहिए? जी, चांदी को पुअर्स मैन गोल्ड भी कहते हैं। जो लोग सोने में लेने में चूक चुके हैं उनके लिए चांदी एक बेहतरीन विकल्प है। सोने और चांदी में से कौन सी मेटल लेना चाहिए, उसके लिए एक रेशियो है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। और जब भी ये रेशियो ऊपर की तरफ जाती है तो हम बोलते हैं कि सोने में तेजी ज्यादा है चांदी के मुकाबले। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि सोना एक अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है, जबकि चांदी एक इंडस्ट्री को भी इंडिकेट करती है, क्योंकि आज चांदी का यूसेज ईवी में, सोलर पैनल में और 5G टेक्नोलॉजी सभी जगह पे यूज होना चालू हो चुका है। और जब जब ये रेशियो में गिरावट आती है तो हम बोलते हैं सोने के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है। इस वक्त ये रेशियो 88-89 के करीब है, जो दर्शाता है
कि पिछले 20-25 सालों में ये हाईएस्ट लेवल पे ही है। कोविड के समय में और तेजी आई थी, बट नॉर्मली 90 के नीचे अगर ये रेशियो जा रहा है तो कहीं ना कहीं चांदी आउट परफॉर्म करती है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगी, चांदी का कंजम्पशन बढ़ेगा, चाहे वो ईवी के सेक्टर में हो, चाहे 5G के सेक्टर में हो, चाहे सोलर पैनल के सेक्टर में हो, और ये कहीं ना कहीं चांदी की डिमांड बढ़ाता रहेगा। साथ में निवेश के तौर पे भी अगर हम देखते हैं तो ईटीएफ आने की वजह से लोगों का रुझान चांदी में ज्यादा बढ़ रहा है। तो मेरा मानना है 2025 में सोने के मुकाबले चांदी आपको बेहद अच्छे रिटर्न दिखाता हुआ दिखाई देगा। जहां पे सोने में मैंने 15 से 16% का गेन बता रहा हूँ, जहाँ पे 25,000 तक का लेवल मिल जाए, वहीं चांदी में मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी 30 से 35% तक की तेजी चांदी में बाकी है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड कोविड के बाद अब तक अच्छे से निकली नहीं है। अगर ये निकलती है तो चांदी को ज्यादा बेनिफिट करता हुआ दिखाई देगा। जी, तो सर कब तक अपने ऑल टाइम हाई पर चांदी पहुंचेगी सोने को टक्कर देते हुए? देखिए, अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो इंटरनेशनल में ये ऑल टाइम हाई लगा था $50 का हम्म। 2008 में। अब तक हम 2025 में पहुंच चुके हैं, लेकिन $50 दिखा नहीं है। आज भी हम देखते हैं तो चांदी $30 के करीब है, तो हम्म। काफी दूर। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट हमने अक्टूबर में 1 लाख का लेवल जरूर देखा था, जिसके बाद मार्केट में करीबन 13% की गिरावट आई, जब 87 तक चले गया था। अब मार्केट वापस रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये साल में मुझे लगता है 1,30,000 तक का लेवल मिल जाएगा चांदी में। बट अगर आप और लंबे समय की बात करते हैं तो मेरा प्रेफरेंस सोने के एवज चांदी पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि चांदी का एक निवेश वाला पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिमांड है, बट हम्म। कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी डिमांड कंटिन्यू बनी है। मुझे लगता है चांदी ये साल तक 1,30,000 तक का लेवल दिखा सकती है। केरिया सर, एक सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी उन लोगों से रिलेटेड जो इस बिजनेस में पहले से हैं, जैसे कि ज्वेलर्स। ज्वेलर्स के लिए दो बड़े सवाल हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ज्वेलर्स इस समय जब ये ऑल टाइम हाई पर है सोना, तो ज्वेलर्स के मन में भी कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, क्योंकि जब सोना पिछली बार ऑल टाइम हाई हुआ था, उसके बाद सोना जब नीचे गिरा है तो काफ़ी ज्वेलर्स को नुकसान भी हुआ है। ये डेटा भी मैं चाहूंगी अगर आप शेयर कर सके, और ज्वेलर्स का क्या डर लगना इस समय पर जायज है? अब बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पिछले साल भी हमने देखा था, जिस ढंग से इवेंट्स बने हुए हैं सोने में, हमने अक्टूबर मंथ में लगभग 80,000 के करीब जाते हुए देखा। डोनाल्ड ट्रंप की जब अनाउंसमेंट हुई जीत की, वहां पे हमने देखा सोना $2,800 से 3 से 4 दिन के अंदर ही $2,540 तक आ चुका था, जो डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 79,800 से टूटना स्टार्ट हुआ था और 74,000 तक पहुंच चुका था। तो ऐसे समय में बिल्कुल ज्वेलर्स को डर का माहौल बन जाता है, बिकॉज इसमें सबसे पहले है उनके पास इन्वेंट्री। जब इन्वेंट्री ऊंचे भाव की बनी हुई है और भाव में गिरावट आ जाए तो वैल्यूएशन लॉस का सबसे बड़ा डर लगा रहता है। जी। वहीं दूसरा है कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, वॉल्टिलिटी होती है, ऐसे समय में काफी बार इनके ट्रेड्स अटक जाते हैं। तो हम्म। आई थिंक के इनके लिए एक अच्छा विकल्प है जो आज एक्सचेंजेस, सभी एक्सचेंज को परमिट करती है, और एक्सचेंज के ऊपर ऐसे विकल्प है जो हेजिंग के तौर पे ज्वेलर्स भाई यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पास इन्वेंट्री है और हम्म। आपको लगता है कि भाव में अचानक कोई बड़ी गिरावट आ सकती है, तो आपको हेजिंग के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है फ्यूचर, जहां पे आप फ्यूचर बेचकर हेज कर सकते हैं, या अब ऑप्शन के द्वारा भी आप हेजिंग कर सकते हैं, जहां पे आपकी इन्वेंट्री के मुकाबले आप पुट ले सकते हैं। पुट लेना मतलब होता है हेजिंग करना। तो जी। इसकी वजह से अगर इनकेस अगर मार्केट में अगर गिरावट आ जाती है तो आपको उसका नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे हम 20 लाख की गाड़ी लेते हैं तो हम्म। करीबन 20,000 रुपए का एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। तो इसी हम्म। तौर पे आप अपने जो भी ज्वेलर भाई है, इनकी इन्वेंट्रीज को अगर हेज करना है तो उसका इंश्योरेंस ऑप्शन के द्वारा ले सकते हैं। जी। सर, हमने बहुत समय पर बहुत बार ये चीज़ देखी है कि जब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्तार हो रही होती हैं देश में, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही होती हैं, तो वहाँ पर लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते हैं। जैसे कि अभी अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड में इस समय मुनाफा बहुत नज़र आ रहा है, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा ही हुआ है गोल्ड। तो यहाँ पर नए ज्वेलर्स भी जो नए ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, उनके लिए क्या कुछ रणनीति है? जो नए ज्वेलर्स हैं उनके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से व्यूज होंगे?
अब बिल्कुल देखिए, बिजनेस ज्वेलर का हम देखते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और गांव गांव में हम देखते हैं कि ज्वेलर काफी अच्छा एक नेटवर्क बना के काम करते हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि जो लोग को अभी भी लग रहा है कि मुझे कुछ नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मुझे लगता है ज्वेलरी इंडस्ट्री अभी भी काफी ज्यादा ब्लूम करेगी। जिस दिन से पिछले साल सीआईटी के डेटा आए हैं, जहाँ पे 48 लाख शादियां है, और ये साल भी शादियां ज्यादा है, तो ज्वेलर्स की डिमांड और नई टेक्नोलॉजी, एआई डिजाइनिंग, इससे डिमांड काफी ज्यादा है। तो जो लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में अभी भी अच्छे स्कोप है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन मौके के साथ साथ रिस्क भी आता है। आज हम देख रहे हैं कि सोने के डे टू डे भाव में काफी फ्लक्चुएशंस आ चुकी है, वॉलिटिलिटी आ चुकी है। और जब भी ये वॉलिटिलिटी आती है, तो रिस्क अपने आप में लेकर आती है। हम्म। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, 80,000 पे आपने गोल्ड की इन्वेंट्री बना ली है, हम्म। कल को अगर फिर से गोल्ड में गिरावट अगर स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आप ऊंचे भाव की इन्वेंट्री पे अटक सकते हो। तो ऐसे समय में आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री बाय करने के बाद आप उसको हेज कर सकते हैं। सेकेंडली, काफी लोग इस प्लेटफॉर्म को इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट के लिए भी यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आज 80,000 का भाव है, तो हम्म। आप पहले से भाव फिक्स कर सकते हो कि 75,000 आएगा या 76,000 आएंगे। तो वहां पे हम इन्वेंट्री कैसे बिल्ड करेंगे, यहाँ पे भी ऑप्शन की रणनीति द्वारा आप बना सकते हो। तो मुझे लगता हम्म। है जो नए ज्वेलर्स जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या और ब्रांचेस डालना चाहते हैं, तो वहां पे आपको हेजिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। बिकॉज हम्म। जिस दिन से वॉल्टिलिटी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप के एरा में और ज्यादा बढ़ेगी, ये कहीं ना कहीं आपके जो बिजनेसेस है उसको इम्पैक्ट करेगा। तो हेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है जब आप नए बिजनेस को स्टार्ट करते हो या बिजनेस को बढ़ाते हो तो। जी। तो सर ये तो हो गई ज्वेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। बात थोड़ी ग्राहकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने इस डिस्कशन में ये चीज़ सामने आई है कि इंडिया जो है, आप ही ने कहा कि इंडिया गोल्ड को कंज्यूम करता है। कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सवाल बनता है। मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जरूर यहाँ सामने रखूंगी कि मान लीजिए किसी कंज्यूमर ने, किसी ग्राहक ने आज सोने की बुकिंग कराई है कि हमें अपने घर में किसी फंक्शन के लिए या शादी के लिए आज से एक हफ्ते बाद सोना चाहिए होगा। आज अगर ये भाव 80,000 है, एक हफ्ते बाद मान लीजिए ये भाव बढ़ जाता है और तेजी से, जिस तरीके की तेजी सोने में है अभी, तो किस भाव पर ग्राहक को वो सोना मिलेगा? ज्वेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर क्या कुछ हो सकता है, और क्या ग्राहक फायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे? यहां पर ग्राहकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहूंगी। देखिए रोजी, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये ट्रांजेक्शन कैसे टेक प्लेस करता है। जनरली जब जी। हमारे घरों में शादी होती है, तो हम्म। कोई भी जो परचेजर होता है, वो ये देखता है कि मुझे टाइम पे मेरी ज्वेलरी बनकर आ जाए। और ये हम्म। बहुत कस्टमाइजेशन का होता है। सपोज कीजिए 1 जनवरी को सोने का भाव लेट से 75,000 का है, तो जी। वो मेक श्योर करता है कि मेरे को ये ज्वेलरी चाहिए। अब उसको मेकिंग करने में 15 दिन का समय होता है। इस हम्म। 15 दिन के समय में कुछ भी हो सकता है। सोने के भाव गिर भी सकते हैं, सोने के जी। भाव बढ़ भी हो सकते हैं, बिकॉज हम्म। वॉलिटिलिटी चल रही है। तो हम्म। ऐसे समय में अगर आप बायर है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जिस समय में बुकिंग करें, उसी समय में भाव कटवाइए, सो डेट बिलिंग करवाइए। सो हम्म। डेट एटलीस्ट आपको ये पता है कि आज अगर मैंने 100 ग्राम ज्वेलरी ली है, तो हम्म। 100 ग्राम मुझे 75,000 में मिल रही है, एंड अकॉर्डिंगली मैं पेमेंट कर रहा हूँ। बहुत हम्म। बार हम देखते हैं कि एक ऐसे ऑप्शन में आ जाते हैं, नहीं नहीं, आगे जाके सोने में गिरावट आएगी, बाद में मैं बिलिंग कराऊंगा। और ऐसे समय में अगर तेजी आ जाती है, तो आप ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। देखिए, ज्वेलर है, उनकी जो मेजर कमाई होती है, वो मेकिंग चार्जेस में होती है, भावों में नहीं होती। बहुत बार ये भ्रम रहता है कि भाई सोने के भाव 75 से 80 हो गए तो हम्म। ज्वेलर को बेनिफिट मिल रहा है। ज्वेलर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ज्वेलर का मेजर इनकम होता है वो मेकिंग चार्जेस पे होता है। हम्म। हाँ, कुछ ज्वेलर अच्छी स्कीम्स आपको अच्छे ऑफर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं केरला स्कीम, जहाँ पे वो ऑप्शन के द्वारा स्ट्रेटेजी रन करते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि आज अगर आप सोने को बुक करते हैं, तो 75,000 ही मिलेगा। इनके डिलीवरी समय पे अगर सोने का भाव अगर 80,000 आ भी जाता है, तब भी आपको 75,000 का भाव देने में सक्षम है, बिकॉज ऑप्शंस के द्वारा इसमें स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। या उदाहरण के तौर पे 75 से अगर सोना टूटकर 70 भी अगर आ जाता है, तब आपको 70 के भाव पे बिलिंग होती है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस के द्वारा हम रणनीति ज्वेलर भाई बना सकते हैं, ताकि जितने कंज्यूमर हैं उनको एक अच्छी प्राइसिंग दे पाए।
बट मेरी सलाह अभी भी है, अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो पहले बिलिंग कीजिए और फिर माल लीजिए, सो दैट आपको आपका बजट बिगड़ता हुआ नहीं दिखेगा, एक फिक्स बजट पे आप ले पाओगे। जी। सर, गोल्ड पर अगर वापस आएँ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 से 3 साल में 1 लाख तक का लेवल, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो क्या यहाँ ऑल टाइम हाई पर पहुँचने के बाद सोने के भाव में क्या गिरावट की भी उम्मीद कर सकते हैं? आशंका है कि यहाँ से थोड़े नीचे भी आएँगे प्राइसेज़? देखिए 2025 में मेरा मानना है कि 2024-23 के जो फैक्टर्स थे वही कैरी ऑन होंगे, जिसके हुँ, चलते पहले हाफ में तो हम तेजी देखेंगे जहां पे 85,000 तक का लेवल दिखा देगा। सेकेंड हुँ, हाफ में थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आ जाए, बट मुझे लगता है कि सोने में अभी भी भरपूर डिपेंडेंसी बनी हुई है जियो पॉलिटिकल को लेकर, रिसेशन को लेकर। तो ये मुझे लगता है कि 1 लाख तक का लेवल अगले 2 से ढाई साल में आराम से दिखा सकता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ कोई भी फैक्टर, चाहे हम अगर लड़ाई की बात करें तो अब बात हो रही है कि रशिया यूक्रेन के बाद मिडिल ईस्ट में हुआ, अब चाइना और ताइवान में तनाव बढ़ा हुआ है। तो ये सब चलता रहेगा। सेंट्रल बैंक में भी देखेंगे तो पिछले 4 सालों में कंसिस्टेंटली बाइंग की, खास करके चाइना ने, तुर्की ने। ये आज भी जारी, जिस दिन से करेंसी में डिवैल्यूएशन चल रहा है, हुँ। इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, ईटीएफ ईटीपी में अच्छे डिमांड चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी डबल डिजिट चांदी में और सोने में बनते हुए दिखाई देंगे 2025 में। जी, तो अभी डबल डिजिट एक्सपेक्टेड है 2025 में सोने और चांदी में। सर, यहाँ पर एक सवाल शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ भी मैं लूँगी गोल्ड से कंपेयर करते हुए। इस समय बाज़ार बहुत वॉलेटाइल है, जो स्थिति पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं। तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जो ये सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसा एसेट क्लास जहाँ पर हम अपना निवेश थोड़ा-सा स्टेबल पा सकें। तो क्या शेयर मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो गोल्ड ईटीएफ्स एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए 2005 की अगर बात करें तो 2005 में सेंसेक्स करीबन 7,750 का वैल्यू था, जबकि सोना 5,200 का लेवल पे था। आज हुँ, अगर हम 2025 में देखें तो सोने ने लगभग 80,000 का लेवल छू चुका है, जी। और सेंसेक्स ने हायर साइड में भी अगर हम देखें तो लगभग 80-85 का रेंज दिखा चुका है। तो हुँ, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कोई ये दोनों में ही करीबन 850%, 900% के आसपास का एब्सोल्यूट गेन हमने आते हुए देखा है, जो लगभग 20 सालों में 12.8% का सीएजीआर ग्रोथ होता है गोल्ड में। तो ये हुँ, काफी बेहतरीन है। सेकेंडली मुझे लगता है कि देखिए इक्विटी में जब हम निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो हमें एक ही चीज का डर लगता है, क्या फिर से कोविड आ जाएगा, फिर से लड़ाई छिड़ जाएगी, या मंदी आ जाएगी, या रिसेशन आ जाए। तो ये जितने भी पॉइंट है, जब भी ऐसी कुछ सुनने मिलता है तो एक तरफ हम देखते हैं इक्विटी में करेक्शन आ जाता है, बट उसी डर की वजह से सोने में तेजी आ जाता है। तो मैं ये हुँ, नहीं बोलूंगा कि आप सारा इक्विटी बेचकर सोने में डाल दीजिए। मुझे लगता है कि अगर आप 20% का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में सोने हुँ, पे करते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आपके पोर्टफोलियो में जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी और रिटर्न्स बेहतरीन हो जाएंगे। तो आई थिंक 18 से 20% का एलोकेशन हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो में गोल्ड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई मंदी के संकेत दिखते हैं या कोविड जैसे संकेत दिखते हैं तो हुँ। आपका इक्विटी टूटेगा, लेकिन 20% सोना आपको और ज्यादा रिटर्न देगा, जो आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को भी हेज करने का सपोर्ट देगा, या एक अच्छा मौका देगा अच्छा रिटर्न देने के लिए। जी, और अगर सर सोने में निवेश करना है तो वो कौन-सी बातें होंगी? इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि आपसे ये लास्ट सवाल यही कि वो कौन-सी बातें हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो निवेशकों को हमेशा अपने ध्यान में रखने चाहिए सोने में निवेश करने से पहले? जैसे हम देखते हैं बैंक में जब अकाउंट खुलवाते हैं तो हम केवाईसी भरते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको पहले ये समझना है कि सोना आप निवेश के रूप में देख रहे हैं या कंजम्पशन के रूप में। तो हुँ, सबसे पहले अगर हम कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो जो भी सोना आप बाजारों में खरीदते हैं वो हॉलमार्क वाला होना चाहिए, बीआईएस वाला रहना चाहिए। और अब हमने देखा है कि गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर काफी स्ट्रिंजेंट, हम बोल सकते हैं, पॉलिसीज बनाई, जिसके बाद लोगों का विश्वास फिजिकल मार्केट में बढ़ा है। हुँ, वहीं जब आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी कैसी है। तो सोने में लिक्विडिटी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे लिक्विड असेट क्लास तो सोना ही होता है। हुँ, साथ में आपको देखना है कि ईटीएफ है या गोल्ड बॉन्ड है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड एक अवधि के लिए आते हैं और एक अवधि के लिए ही ट्रेड करते हैं। तो हुँ, गोल्ड बॉन्ड है तो उसकी अवधि देखनी चाहिए। लेकिन जब अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ऑलमोस्ट ये एक तरह का पैसिव फंड हो जाता है, जहाँ पे कोई एक्टिव ट्रेडिंग तो होती नहीं है।
तो आई थिंक ईटीएफ एक बेहतरीन विकल्प रहेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इसके अलावा भी हमारे पास फ्यूचर्स है, ऑप्शन है, इंडेक्स है, काफी अदर विकल्प है, बट मेरा पसंदीदा विकल्प जो है वो म्यूचुअल फंड द्वारा आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं जब आपको निवेश के लिए करना है। और कंजम्पशन के लिए तो डेफिनेटली ज्वेलरी एक बेहतरीन विकल्प होता है। जी। सर, जिन लोगों के पास ज्वेलरी ऑलरेडी है हाउस होल्ड्स में, जैसा कि रिपोर्ट्स में भी सामने आया कि हम लोग सबसे ज़्यादा सोना जो है वो ज्वेलरी के फॉर्म में घरों में रखते हैं, जिनके पास ये ज्वेलरी है, क्या उनको भी ये सलाह है कि अगर वो उस ज्वेलरी के बजाय कहीं इन्वेस्ट करें गोल्ड में तो वो ज़्यादा बेहतर होगा? ठीक है, वैसे जैसे मैंने कहा कि आज हम जब खाने में खाते हैं तो हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है। वहां पे हमें विटामिन भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है। वैसे ही जब आप निवेश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सारा पैसा सोने में डालना है या सारा पैसा इक्विटी में डालना है। हम्म। मुझे लगता है 18 से 20% का एलोकेशन आपका सोने में होना चाहिए, बाकी इक्विटी में होना चाहिए। हम्म। साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि लिक्विडिटी टाइम टू टाइम पर्याप्त रहे। तो अगर आपने, अच्छा एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे हमने सुना है कि काफी लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि जी। आज मेरी बच्ची 10 साल की है तो अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए मैं इक्विटी में एसआईपी करूं। वैसा ही विकल्प अब कमोडिटी में भी बन चुका है, जहां पे आप सोने में एसआईपी कर सकते हो, सिल्वर में एसआईपी कर सकते हो, सो दैट जब बच्ची की शादी हो वो टाइम पे आप उसे मेटल गिफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली सोना गिफ्ट कर सकते हो, चांदी गिफ्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि एक नई चीज है, सोने में और चांदी में एसआईपी स्टार्ट कीजिए, ताकि जो रिटर्न्स इक्विटी में बनते हैं वैसे रिटर्न तो हम सोने चांदी में देख भी रहे हैं, हम्म। प्लस मेटल का भी हम एक तरह का निवेश करके रख सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जी। केडिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्ड के ऊपर ये डिस्कशन, मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स हमारे देखेंगे इसको, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी गोल्ड में किस तरह से निवेश करना चाहिए, वो भी ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंचने के बाद, कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ये बातें हमने इसमें डिस्कस करी है और इससे हमारे कई व्यूअर्स को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय केडिया जी, जिनके साथ हमने गोल्ड में किस तरीके से अब आपको निवेश करना चाहिए, गोल्ड अब ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए, कौन से और ऑप्शंस हैं गोल्ड को लेकर के जिसमें आप निवेश करके, इन्वेस्ट करके फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हम ऐसे ही और टॉपिक्स लेकर के अपने गेस्ट के साथ जुड़ते रहेंगे, आपके लिए और ज़्यादा बाजार और निवेश से जुड़े एपिसोड्स लाते रहेंगे। इसलिए बिस्तक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए बिस्तक।